Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is Easier Than 2x, written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. पेज नंबर 51 पे आज हम समझने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ हु नॉट हाउ। ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है शुरू के अंदर कि इसको कैसे किया जाना है, लेकिन ज़रूरत ये है कि हु विल डू दिस वर्क, कि वो काम करेगा कौन। ये एक फंडामेंट प्रिंसिपल है अगर आप अपनी ज़िंदगी में 10x ग्रोथ चाहते हैं। आप तब तक 10x ग्रोथ नहीं पा सकते हैं जब तक कि मेरे को ये काम कैसे करना है, ये कैसे करना है और ये सब आप करते चले जा रहे हैं। तो आपको लोग चाहिए हो, इन सब कामों को कौन करेगा, वो जो 80% काम आपका समय ले रहे हैं। लिंडा को अगर आप देखें, जो रियल एस्टेट कंपनी में गई, उसने जिस तरह से हु यानी काम करने वाले बेटर लोगों को अपने टीम में जानना डाला, तो वो इंक्रीजिंगली 20% काम पे फोकस कर सकती थी जो उसे एक्साइट करता था और उसका बिजनेस एक्सपोनेंटली ग्रो किया। नाउ वो एक बहुत ही पावरफुल टीम को लीड कर रही थी और कंटिन्यूसली अपने विजन को एक्सपैंड कर रही थी रिगार्डिंग व्हाट शी कैन डू। अब उसने मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया, ब्रांडिंग में इन्वेस्ट किया और सिटी के अंदर बहुत ही वेल नोन हो गई। 1992 के अंदर लिंडा एक रियल एस्टेट एजेंट बन गई जो कि सिटी की सबसे फेमस थी। अब वो $500,000 का बिजनेस कमीशन में हर साल रेवेन्यू में लेके आ रही थी। तो दिस वाज अ वेरी रैपिड ग्रोथ, लेकिन अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी क्योंकि उसको अपनी अर्निंग में से ब्रोकरेज देनी होती थी। इफ़ यू रिमेंबर, उसने लाइसेंस लिया था तो उन्हें वहाँ पैसे देने होते जो कि 20% था, और वो ये चाहती थी कि मैं अपने मार्केट को, अपनी सिटी के मार्केट को मोनोपोलाइज करूँ। ये चाहती थी कि जब भी सिटी के लोग सोचें कि भाई यहाँ पे द बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट या ओनली रियल एस्टेट एजेंट कौन है, वो उसके बारे में बात करें। लेकिन जिस ब्रोकरेज फर्म के साथ वो काम करती थी, उन्होंने बोला कि नहीं, वो अपना पर्सनल नंबर अपने मार्केटिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकती है, वो अपने घर के आगे अपना नाम नहीं लगा सकती क्योंकि वो उसके लाइसेंस में काम कर रही है। अब इतनी ग्रोथ के बाद में लिंडा को ये ब्रोकरेज के साथ में टाई अप जो था ये 2x लगने लग गया, कि अब ये इसको पास्ट वे ऑफ वर्किंग लगने लग गया। वो एक 10x ग्रोथ चाहती थी और जिस फर्म के साथ, जिस ब्रोकरेज फर्म के साथ वो काम कर रही थी, वो भी चाहते थे कि वो जैसे काम करिए वैसे करे। क्योंकि आप ये देखिए, अगर वो 10x ग्रो करती तो उनके अपने स्टेटस को भी तो थ्रेटन था ना। बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक फैक्ट्री का एम्प्लॉई अपने मालिक के बिजनेस से बड़ा ग्रो हो रहा हो तो मालिक को थ्रेटनिंग हो जाता है और वो हर कोशिश करता है कि वो इससे बड़ा ना हो। लिंडा जिस प्रकार से काम कर रही थी, पेज नंबर 52 पे राइटर कहता है इस तरह के माइंडसेट को कहते हैं रेट बस्टर माइंडसेट। ये एक्सप्रेशन ओरिजिनेट हुआ एक फैक्ट्री वर्क में, जिस समय एक जो पर पीस प्रोडक्शन करते हैं लोग, उसने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन दिया कि बाकी सारे जो वर्कर थे वो उसके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर एक व्यक्ति इतना ज़्यादा माल बना के देगा तो या तो मालिक पीस रेट कम कर देगा या एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी कि हर व्यक्ति ही उतना काम दे। होता है ना ऐसे। ऐसे व्यक्ति को रेट बस्टर को कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि रेट बस्टर बाकी लोगों को छोटा दिखाता है और एक नए स्टैंडर्ड काम के इस्टेब्लिश करता है, एक नए नॉर्म इस्टेब्लिश करता है। जब भी एक व्यक्ति रेट बस्टर होता है, जो एक आउट परफॉर्म कर रहा होता है, वो बाकी लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल करता है जो 2x ग्रोथ में होते हैं। और 2x ग्रोथ के लोग क्या पूछते हैं, अरे भैया इसको इतना अचीव करने के लिए क्या ज़रूरत है, ये क्यों अपना स्टेटस को हमेशा पुश करता रहता है, क्यों ये लोग वैसे नहीं चीज़ों को रहने देते जैसे कि वो हैं। राइटर कहता है इंटरेस्टिंगली ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्री के अंदर वो क्लेम करते हैं कि हमें ग्रोथ चाहिए, लेकिन हमेशा डिफेंसिव होते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रति कि जो कॉमन लाइन को छोड़ के एक रेट बस्टर बनता है। क्योंकि आप तो 2x ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हो, उसी को मेंटेन करना चाहते हो, और जिस वक्त आप 2x होते हो ना, डबल सिर्फ ग्रोथ करना चाहते हो, उस वक्त आप नहीं चाहते हो कि आपकी बोट को कोई हिलाए डुलाए, आपको कुछ को करे। आप कोई भी हार्ड ट्रूथ्स नहीं देखना चाहते हो। वो जो 80% स्लेव की तरह काम कर रहे होते हो ना, जो आपको सिर्फ 20% रेवेन्यू दे रहा, आप उसके अंदर उस कंफर्ट जोन में होते हो, उस कल्चर में होते हो, उस हैबिचुअल वे ऑफ ऑपरेटिंग में होते हो। अब जब लिंडा ये सोच रही थी कि मैं ये जो 2x ग्रोथ से बाहर कैसे निकलूं, सो एक दूसरी कंपनी हेलर विलियम, जो एक नेशनल यूनाइटेड स्टेट्स में एक लेवल पे काम कर रही थी और पूरे यूनाइटेड स्टेट में हर सिटी में जाके
टॉप एजेंट्स को रिक्रूट कर रही थी। उन्होंने भी लिंडा का दरवाज़ा खटखटाया और उसे एक बहुत ही कंपेलिंग ऑफर दी, जिससे लिंडा बहुत ही एक्साइटेड थी। एक बेनिफिट और था, केलर विलियम्स एक सेट कैप लेता था विच वॉज अबाउट $21,000। ऐसा नहीं था कि जैसे पहले ब्रोकरेज फर्म थी वो एक परसेंटेज 20% लेती थी। इट वॉज अ फिक्स्ड काइंड ऑफ अ फी दे वर टेकिंग। लिंडा ने डिसाइड किया कि वो केलर विलियम को ज्वाइन करेगी। का मतलब था कि वो जो आज के दिन काम कर रही है, जिसके पास उसके पास में 52 करंट लिस्टिंग्स थी साइट्स की, वो उसको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वो पहली ओल्ड ब्रोकरेज फर्म के साथ में थी। इस समय वो उस फर्म को 100,000 एनुअली अपनी कमीशन में दे रही थी। उसे पता था कि ये पैसे वो बहुत जल्दी कमा लेगी अगर वो 52 लिस्टिंग को लॉस भी छोड़ भी देती है। तो जब लिंडा ने ये डिसाइड किया, उस 52 में से भी 48 लिस्टिंग्स का मतलब होता है जो लोग प्रॉपर्टीज़ को बेच रहे होते हैं वो लिस्टिंग। उन्होंने ये सोचा कि अगर लिंडा जा रही है तो हम भी उसके साथ जाएंगे। उन्होंने अपनी लिस्टिंग को केलर विलियम फर्म के साथ में जोड़ दिया। बिटवीन ईयर 1992 एंड 1998 जो लिंडा थी केलर विलियम की सबसे टॉप परफॉर्मर बनी। 200 से 300 ट्रांजैक्शन वो हर साल कर रही थी और उसने 800,000 करोड़ डॉलर से ज़्यादा कमीशन कमाई। 1998 में लिंडा ने ये सोचा कि अब वो अपने फ्रेंचाइज टर्म को रिन्यू नहीं करेगी। वो एक डिफरेंट कंपनी के साथ काम करना चाहती थी एंड दैट वाज रीज़न गैरी केलर, जो केलर विलियम्स के ओनर थे, उन्होंने डायरेक्टली लिंडा को रीच किया, जिमी को रीच किया, जो लिंडा के हस्बैंड थे, इफ़ यू हैव फॉरगॉटन। और उन्होंने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप केलर विलियम के नए फ्रेंचाइज बनेंगे। टेम्परेली एक बार बिजनेस कुछ दिन के लिए क्लोज हुआ और फिर लिंडा और जिमी रीओपन किया उन्होंने अपने ऑफिस को एज अ केलर विलियम फ्रेंचाइज। इस वक्त वो ओनर थे, अब वो एजेंट नहीं थे, वो किसी के लिए काम नहीं कर रहे थे। अगर आप ये देखें, वो पुरानी लिंडा जिसने काम शुरू किया था वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी। 10x ग्रोथ उसने लाइफ में कितनी बार किया। जितनी बार उसने ग्रो किया उतनी बार उसमें बदलाव आया। फ्रॉम एक सोलो रियल एजेंट से फर्स्ट असिस्टेंट लेने से सेवरल असिस्टेंट, इवेंचुअली दूसरे एजेंट्स, मार्केटिंग टीम, टाइम। अब उसने अपने 80% जो फजूल होता जा रहा था ना, उसको छोड़ा, उसे किसी और को काम ने दिया और नेक्स्ट लेवल 20% पे फोकस किया। जितनी बार उसने आगे जंप किया, उसने अपने से ज़्यादा कैपेबल टीम, मतलब उसने टीम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और वो यूनिकली खुद स्किल्ड हो गई ताकि वो अपने नीश में 20% और इंक्रीज़ कर सके। अब एज अ फ्रेंचाइज ओनर उसका न्यू 20% क्या था कि रिक्रूटिंग ऑल द बेस्ट एजेंट्स अराउंड द सिटी और एक बहुत ही पावरफुल कल्चर अपने फ्रेंचाइज के इनसाइड बनाना। कि बुक के अंदर इस केस स्टडी को हमेशा याद रखिए, बिजनेस केस स्टडीज़ के थ्रू सीखा जाता है और ये बुक हमें केस स्टडी ही बता रही है। फिर और ग्रोथ, अब उसका टाइम ज़्यादातर डेडिकेट होने लग गया कि वो दूसरे एजेंट्स को टीच करती थी, ट्रेन करती थी, हेल्प करती थी कि वो अपने बिजनेसेस को ग्रो करें और उसकी ग्रोथ में एज अ लीडर उसकी खुद की लिंडा की भी ग्रोथ थी। 1998-99 में वो बहुत ही रैपिडली ग्रो किए और उन्होंने अपना सेकेंड ऑफिस पहले ऑफिस से 30 मिनट की दूरी पे खोला। उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, बेटर ट्रेनिंग, रिसोर्सेज एंड इन 1999 लिंडा को एक और कॉल आया गैरी केलर से और उसने बोला कि एक नया रीजन वो शुरू कर रहे हैं ओहियो इंडियाना में और केंटकी के अंदर, और अगर वो पूरे रीजन की ओनर बनना चाहेगी। अब एक पूरे रीजन की ओनर बनने से वो डायरेक्ट पार्टनर बन जा रही है गैरी केलर की। उसकी जो रॉयल्टीज़ हैं वो 50-50 हो गई विद गैरी केलर। दिस इज़ लिंडाज अनदर 10x अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे बहुत सारे आगे प्रोसेसेस दिए हुए हैं, लेकिन आप ये समझिए कि इस ग्रोथ के साथ में लिंडा को जो उस समय का उसका आते थी 20%, 80%, उसको छोड़ के और एक नए रास्ते पे जाना पड़ा। उसने और बेटर लोगों को हायर किया। अब उसमें लिखा है कि उसने अपने ब्रदर इन लॉ ब्रैड को हायर किया। विद इन 8 मंथ्स ब्रैड ने सब कुछ सीखा जो लिंडा कर रही थी। प्रोसेस के अंदर उन्होंने जो उनके क्लाइंट्स थे उनके भी माइंडसेट को बदला, उन्हें हेल्प की ताकि वो कंफर्टेबल हों ब्रैड के साथ काम करने में रादर देन लिंडा। क्लाइंट्स भी
रेडी थे ब्रैड के साथ काम करने के लिए, क्योंकि लेवल ऑफ सर्विस जो थी वो सेम थी। ये एक ना सार है कि जो भी आदमी काम करे वो बिल्कुल उसमें प्रवीण हो जाए। तो आपके पास में एक टीम होती है जो बिल्कुल एक अच्छी सर्विस देती है, तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता है, अदरवाइज इट इज़ अ ह्यूज ऑब्स्टेकल। हमें ये लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमारा काम नहीं कर सकता है जैसा कि हम कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि आपके क्लाइंट को बस आपकी ज़रूरत है, आप ही इस जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक मिथ है, और ये मिथ पता है कहाँ से आता है? डर से, इग्नोरेंस से। मुझे भी लगता है मुझसे ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग कोई नहीं कर सकता, मुझसे अच्छा डिज़ाइनिंग कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप टेस्ट करें ना तो आपको पता लगेगा कि जिस समय आप जो टीम मेंबर है, जिसे हम हु बोलते हैं, उसे जब आप पूरी अच्छे से ट्रेन कर जाते हैं ना, तो आप अपने आप को भी ट्रेन कर रहे होते हो, उन्हें भी ट्रेन कर रहे होते हो, और कस्टमर्स को भी अपने वर्क को डिफरेंटली दिखा रहे होते हो। उस समय ये ज़रूरी नहीं रहता है कि कौन इस काम को कर रहा है, एंड रिजल्ट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, कि कस्टमर को जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिल रहा है। और जो अच्छे 10x क्लाइंट होते हैं, जो कि होते ही हैं, वो आपकी इवॉल्वमेंट को, आपकी ग्रोथ को देख के खुश होते हैं। और वो जो क्लाइंट 2x होते हैं, जिन्हें उतनी ग्रोथ के लिए अनकंफर्टेबल होते हैं, वो छोड़ भी जाते हैं आपको, बट देन हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? पर एनी वे ग्रोइंग प्रकार से लिंडा ने फिर अपनी उस कंपनी को ब्रैड को दिया चलाने के लिए, और वो आगे ओहियो और केंटकी की तरफ निकली। इनिशियली एक थोड़ा सा सेटबैक था, क्योंकि वो ब्रैड को काफ़ी पैसे दे रही थी उस बिज़नेस को रन करने के लिए, लेकिन ये सेटबैक एक फॉरवर्ड जाने के लिए एक रास्ता था। आप ये समझ लें कि यहाँ पर ये जो एक्सपेंसिव सैलरीड टीम है, ये कॉस्ट नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने ऊपर कर रहे हैं, अपने बिजनेस पे कर रहे हैं। अगर जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो आप एक ये बहुत बड़ी रुकावट है जो आपके 10x ग्रोथ को होने नहीं देती। याद रखें कि ये इन्वेस्टमेंट ऑन मैन पावर आपको फ्री करती है, ताकि आप जो टॉप 20% हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी हैं आपके बिजनेस से, जहाँ पे आपको और ग्रोथ मिलती है, आप वहाँ पर फोकस कर सकें। वो जो पुराना आपका काम है ना, ये आप पुराने युग के लिए है। अब आपको नया काम करना है उस नई ग्रोथ के लिए। हम लिंडा की आगे के प्रोग्रेस को नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में करेंगे, ताकि हम इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। अभी आप इस ऑडियो वीडियो को अगर 2-3 बार सुने, तो आप ये देखेंगे कि उसकी ग्रोथ के अंदर हर बार उसने अपने पुराने ढंग के काम को छोड़ा, नए ढंग से काम को किया, बेटर टीम को हायर किया, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। जब हम ऐसी सैलरीज पे इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार एक सेटबैक होता ही है, पैसा जेब से जाता है, फिर वो बंदा सेट होकर आपको पैसा कमा के ला के देता है अपने बिजनेस में, और बिजनेस में एक एसेट बन के आता है। मैं एक किसी का इंटरव्यू देख रही थी जो रिलायंस के लिए हायरिंग करते हैं। दे हायर द टॉप, द बेस्ट। आप कहोगे कि उनके पास इतना पैसा वो कर सकते हैं, अरे वो कहीं से तो शुरू हुए थे ना। हायरिंग द बेस्ट सो दैट कि वो आपके सारे काम ले और आप आगे के बारे में सोच सकें, इज़ अ मस्ट। हु नॉट हाउ इज़ अ फुल बुक रिटन बाय डैन सुलिवन। आई एम गोइंग टू रीड दैट ऑल्सो, लेकिन दिस इज़ इंस्पायरिंग मी सो मच। मैं ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रही हूँ, और आज इसको सुनते आज मैं जाके आई एम रियली अगेन गोइंग टू ट्रेन माई पीपल ऑल द मोर बेटर, ताकि वो ऑप्टिमम पे अपना रिजल्ट दे सके। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आप भी इस ग्रोथ के बहुत लोगों के जीवन में ला सकते हैं, सिर्फ इन ऑडियो वीडियो को आपको शेयर करना है। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, and the algorithm will grow it, and this growth is for a society growth. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.